है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों यहाँ पर डेली देख सकते हैं कि 8:50 में हिंदी का मॉक टेस्ट आपका सॉल्व करा जाता है। खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए। गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। राधे राधे भैया, राधे राधे। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन आपने पढ़ा है ना, इसके पहले भी हमने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया है और आप सभी के देखिए जवाब भी यहाँ पर आ चुके हैं। आपका जो आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो सामी कोई मतलब नहीं है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बनेगा कौन है, तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर, भारोपी परिवार की भाषा है। तो एक क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है, तो देखिए प्राचीन भाषा नहीं है तो यहाँ पर देखा जाए तो अब ब्रज प्राचीन में है, प्राकृत भी है, संस्कृत भी है, लेकिन जो आपकी पंजाबी है ये प्राचीन भाषा में आपकी नहीं आती है। यहाँ पर जो आपका आंसर आ गया है बी नंबर है, वो आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। यहाँ पर जवाब देना है ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। चलो बताना है ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। देखो, देखना, ये देखो या ईर्ष्या। तो याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, इसका आंसर में से क्या बनेगा। ईर्खा जो कहते हैं वो किसे कहते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर इधर देखो या ईर्ष्या को कहते हैं। याद रखिए ईर्खा को खड़ी बोली में कहते हैं ईर्ष्या। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका कौन है, तो आपका आंसर हो जाए आपका डी नंबर, ईर्खा मतलब हो गया ईर्ष्या। इसका जो ऑप्शन है वो राइट क्या बनेगा, यहाँ पर डी वाला बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि विभाषा का क्षेत्र, क्या दिया है, विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा होता है। चलिए विभाषा का जो क्षेत्र है वो बोली की अपेक्षा क्या होता है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए नंबर है कि विभाषा का जो क्षेत्र है बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। क्या होता है, विस्तृत होता है। इसको ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब देना है हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आपको हिंदी वर्णमाला पढ़ाया गया है और यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 52। इसका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि भैया आपके मूल स्वर जो होते हैं, स्वर में कितने होते हैं, 11 होते हैं। अयोग विवाह कितने होते हैं, 2 होते हैं, है ना। मूल व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसके बाद द्विगुण व्यंजन आपके 2 और होते हैं, है ना। तो आप कहेंगे आंसर आपका बी बन गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पर व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, 6 नंबर का ऑप्शन देखा जाए तो आप सभी का जवाब आ रहा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि भैया व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों इसको बोलते हैं यहाँ पर क्या, चलिए वर्ण बोलेंगे या ध्वनि बोलेंगे या अक्षर बोलेंगे या वाक्य बोलेंगे। चलिए तो यहाँ पर देखिए व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को कहा जाता है अक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है। अब आप लोगों ने थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया। हमने कहा कि भैया जैसे यहाँ पर का दिया गया है तो ये का क्या है, यहाँ पर अगर एक ये का कर दिया जाए तो इसमें देखा जाए तो ये क्या है, ये व्यंजन है, लेकिन ये क्या है, पूरा है। इसका मतलब यहाँ पर व्यंजन के साथ स्वर भी ऐड है और स्वर ऐड है तभी तो इसमें हलंत नहीं लगी है। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। बहुत लोग यहाँ पर एग्जाम के समय अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आया होता 50% लोग जल्दीबाजी में गलत करके यहाँ पर वाक्य लगा देते। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको चुनना है। यहाँ पर बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका कौन सा है। तो देखो व्यक्तिवाचक दिया है मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। आपसे पूछा है व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर 7 नंबर में। चलिए मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है, मतलब यहाँ पर बात किस पर हुई है, बात हुई है मोहन पर। यही तो आपका कर्ता का काम करेगा, अर्थात यही की तो आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा क्या, ए नंबर हो जाएगा। बाकी अगर ऑप्शन में देखोगे तो भी आप कहोगे सर व्यक्तिवाचक मोहन ही होगा। यहाँ पर बालक जो है जातिवाचक में आता है, परिश्रमी और ईमानदारी ये आपका विशेषण है। तो सीधा सीधा बात है कि ऑप्शन आपका ए नंबर ये हो जाएगा, क्या आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि आप
है ना, क्या दिया है, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, हमने कहा कि हमारे क्वेश्चन में आपको लगेगा सरल है, लेकिन लॉजिकली क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का जो नाम है वो संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करेगा। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 में से। चलिए 8 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, किसी का बी नंबर भी आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पर जिसको ऑप्शन आ रहा है क्या समझ लीजिएगा, फिर जवाब देना। हाँ बिल्कुल सही है, ओके है, ए नंबर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे हमारा आपसे बोलें कि हम भैया कानपुर में रहते हैं, तो कानपुर तो एक ही है कि नहीं है, कानपुर एक ही है। अगर हम आपसे बोलें कि आप मेरठ में रहते हैं, आप इटावा से रहते हैं, आप लखीमपुर खीरी से रहते हैं, तो ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक ही तो हो जाएंगे, जातिवाचक तो होंगे नहीं, क्योंकि ढेर तो है नहीं है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका पुल्लिंग है। यहाँ पर देखिए पुल्लिंग की बात करते हैं 9 नंबर में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। चलिए बताइएगा पुल्लिंग कौन सा है। अंधेर कैसा है, नकिल, मुंडेर और बटेर। देखो भैया ये क्वेश्चन आपका बहुत बार कंफ्यूज किया है और इसमें से रट्टा मार के जाना है। यहाँ पर जो दिया है शब्द अंधेर, अंधेर ये पुल्लिंग है, बाकी जो आपके शब्द हैं है ना, यहाँ पर देखा जाए तो जैसे आपका दिया है नकिल है, मुंडेर है, बटेर है, ये क्या है आपका, याद रखिएगा ये आपका है आपकी स्त्रीलिंग में है, तो इसका आंसर आपको ए लगाना है। हम लोग बटेर जो शब्द समझ रहे हैं, हो सकता है ये बटेर कोई दूसरा हो, ठीक है ना। तो ये जब क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन का आंसर ए ही सही किया गया है आयोग के माध्यम से, ठीक है ना। इसलिए हम कहते हैं इस क्वेश्चन को रट्टा मार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है, ये आपसे कह रहा है। डॉक्टर हरदेव बाहरी, डॉक्टर हरदेव बाहरी कहते हैं संतान शब्द जो आपका है ये स्त्रीलिंग में भी आता है, पुल्लिंग में भी आता है, अर्थात नज़दीकी आंसर हम लोग सी लगा दे रहे हैं। बाकी याद रखिए ये क्वेश्चन जो आपका है वो गलत दिया गया है हर, ठीक है ना। बाकी फिर भी अगर आपको लगाना पड़े तो भी आपको एक कोई लगा सकते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है नदी दिया है, प्रत्येक दिया है, प्रत्येक साधु दिया है, घर दिया है। हाँ यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पर देखिए प्रत्येक शब्द जिसका ऑप्शन है बी नंबर, प्रत्येक है ना। प्रत्येक शब्द जो है मतलब हर एक होता है, इसको तोड़ा जाए तो हर एक हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये सदैव एक वचन में आपका होता है, क्योंकि भैया नदी का नदियाँ हो जाएगा, साधु भैया इसके भी वचन घर का हो जाएगा, लेकिन प्रत्येक तो प्रत्येक ही रहेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो एक वचन में है, कौन सा शब्द है जो एक वचन में है, यहाँ पर देना है इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखो एक वचन में दिया है आकाश है, दर्शन है, प्राण है और आंसू दिया गया है। अब आप बताइए इसका आंसर इनमें से क्या बनेगा। और ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है, आज के हर एक क्वेश्चन ऐसे रखे गए हैं कि जो लोग नए होंगे है ना, जो लोग नए होंगे 1 महीना बाद या 2 महीना बाद धान लगाकर या गेहूँ काट कर पेपर पढ़ रहे होंगे तो उनको बड़ा कन्फ्यूजन होगा। बाकी जो डेली पढ़ाई करते हैं उनको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो भैया कह रहा है सदा मतलब एक वचन में जो आपका है कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए 12 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आकाश जो आपका है एक वचन में है। बाकी याद रखिए दर्शन, प्राण और जो आंसू हैं है ना, दर्शन, प्राण और आंसू क्या है आपके बहुवचन में होते हैं। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उसने पत्र लिखा, रेखांकित में से सर्वनाम का भेद बताना है। अब यहाँ पर जो आपसे दिया गया है तो भैया यहाँ पर दिया है क्या, रेखांकित। इसका मतलब है कि यहाँ पर शब्द है उसने, इसी की बात हो रही होगी। अगर आप नए हैं तो आपका स्वागत है ना, और जो लोग लेके आए हैं उनका अभिनंदन है, और हमारे पुराने स्टूडेंट का भी बहुत बहुत वेलकम है। तो देखो यहाँ पर उसने दिया है, उसने सर्वनाम है, तो उसने क्या है, तो ये क्या दिया है यहाँ पर 13 नंबर में। तो आप कहेंगे सर ये बात हो रही है पुरुषवाचक सर्वनाम की। क्यों? क्योंकि पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं उसको हम कई पार्ट में तोड़ देते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में। तो आप कहेंगे सर ये आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है दिया गया है वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। यहाँ पर याद रखिए इसका आंसर पूछा है वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, सर्वनाम पूछा गया है। अब आप कहेंगे सर वे शब्द दिया है, अर्थात यहाँ पर संबंध क्या होगा, क्या निश्चयवाचक बनेगा, क्या निजवाचक बनेगा। निश्चय में होता है यह और वह होता है ना, तो ये तो आपका है नहीं है। यहाँ पर देखो आपने पढ़ा होगा ही, सी, इट, नेम, तो यहाँ पर संबंध में काकी के होता है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर पुरुषवाचक जो आपका दिया है, पुरुषवाचक में अभी बताया कि भैया आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, और अन्य पुरुष जो आपका होता है वही तो होता है, ये जो वे शब्द दिया है यही तो अन्य पुरुष है। तो ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है विशेषण आपको बताना है। यहाँ पर आपको बताना है विशेषण।
छम है, फेन है, शिक्षा है और भ्रम है। अब आपको भी भ्रम में डाल देंगे, ऐसा क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विशेषण आपको पहचान करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन देखो आ रहा है, यहाँ पर किसी का ए है और किसी का यहाँ पर सी भी है। तो देखो यहाँ पर जैसे क्या है कि जब हमने कहा है कि आपको मान लो कि विशेषण नहीं आता है, मान लो आपको विशेषण नहीं आता है, आप बिल्कुल नए हैं, तो फिर आपको क्या करना है कि जो शुद्ध शब्द होता है वो तो बड़ा संज्ञा होती है, लेकिन उस शब्द को अगर बिगाड़ दिया जाए तो वो क्या होता है विशेषण। जैसे आप लोग होते हैं, आप लोगों का बड़ा प्यारा नाम होगा, लेकिन आपके जो पड़ोसी होंगे आपके नाम को बिगाड़ कर ही रख देंगे, चाहे जितना अच्छा नाम रख लो। तो यहाँ पर देखो क्षम में, अर्थात जो क्षमा है, क्षमा, तो क्षमा को बदल दिया गया है, क्षमा में परिवर्तन करके क्षम किया गया है, अर्थात यहाँ पर आपका आंसर हो गया ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द आपका विशेषण है। अब आपको इसमें से गलत नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पर विशेषण कौन है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। चलिए यहाँ पर देखिए 16 नंबर में तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पर देखो दिया गया है विशेषण, यहाँ पर दिया है आगरा। आगरा क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर देखा जाए चमकीला है, यहाँ पर कुछ है और लिखना दिया गया है। आप कहेंगे सर लिखना भी क्या है, क्रिया है ना, लिखना क्या है, क्रिया है। अब यहाँ पर देखो विशेषण पूछा है, यहाँ पर चमकीला है और यहाँ पर देखो कुछ जो दिया है ये भी क्या है, ये भी तो हो सकता है कुछ, हो सकता है ये कुछ शब्द जो है वो अनिश्चयवाचक बन सकता है, अर्थात यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाची हो सकता है। तो आप कहेंगे सर इसमें से आपके हाई कोर्ट में ले चलते हैं और आपका आंसर यहाँ पर B+C लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि चमकीला तो गुण है ही है, साथ में कुछ जो आपका दिया है ये भी क्या है, एक अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। तो शुद्ध देखा जाए तो आपका आंसर B और C आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भैया सीमांत पकौड़े खा रहा है। अब आपसे कह रहा है क्रिया का भेद बताना है ना। और यहाँ पर पकौड़े खा रहा है लिख दिया है, लेकिन वैसे हो सकता है कि ये पकौड़े बेच रहा हो, है ना, क्योंकि पढ़े लिखे पकौड़े बेचेंगे और ना पढ़े लिखे हुए संसद में सीट टोरेंगे। तो यहाँ पर देखो सीमांत पकौड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताना है। अब ये क्रिया जो आपकी 17 में है वो आपकी कौन सी हो सकती है। तो हमने कहा सीमांत जो खा रहा है क्या खा रहा है, क्रिया में हम लोग क्वेश्चन करते हैं क्या खा रहा है, तो कहेंगे सीमांत जो है पकौड़े खा रहा है। पकौड़ा क्या है, तो पकौड़ा क्या है, ये कर्म है ना, क्या कर्म है। तो इसका मतलब क्रिया के साथ जब कर्म होता है इसका मतलब साकर्मक। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, साकर्मक आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है। कर्मक इसका मतलब है सा मतलब साथ, है ना, और का मतलब कर्म मतलब कर्म। इसका मतलब है कि यहाँ पर कर्म क्या होगा, साथ में होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर सकर्मक क्रिया क्या है, क्वेश्चन नंबर आपकी 18 में। जब ऐसा क्वेश्चन मिले तब आप क्या करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि जैसे क्या है, हमने कहा क्वेश्चन करिए क्या आना है तो कुछ अर्थ निकलेगा, क्या जाना है क्या अर्थ निकलेगा, क्या मरना है क्या अर्थ मिलेगा, लेकिन क्या लेना है तो आप कहेंगे कुछ ना कुछ लेने की बात हो रही है। इसका मतलब वो जो ले रहे हैं वो क्या है, कर्म है, चाहे सब्जी ले रहे हों चाहे समोसे ले रहे हों, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर क्या है, ये कर्म के साथ, अर्थात यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भैया निम्न में से कर्ता कारक का परसर्ग आपको बताना है। यहाँ पर देखो आपका आंसर इनमें से है क्या, चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर इनमें से है क्या। तो देखो दिया है कर्ता में, है ना, कर्ता कारक का परसर्ग इनमें से कौन सा है। पढ़ने के हिसाब से अगर आए हैं, कुछ सीखने के हिसाब से आए हैं और आपने कुछ माता पिता से अपने वादा किया है कि नहीं मैं आपका बेटा हूँ या मैं आपकी बेटी हूँ और मैं नौकरी लेकर ही रहूँगी, जॉब लेकर रहूँगी, आपके जितने भी पैसे हमने खर्चा किया है उसका कर्ज मैं उतार कर ही रहूँगी और दहेज में ना मैं पैसा लूँगा ना दहेज में पैसा दूंगा। अगर ऐसा प्रॉमिस किया है तो क्लास में बातें ना करके पढ़ाई पर फोकस करें, क्योंकि जब बचे हुए कम समय होते हैं तो वहाँ पर पूरा का पूरा फोकस पढ़ाई में करिए, क्योंकि साल भर तो बातें करते हैं, लेकिन अगर आप अभी भी अगर बातें करेंगे तो फिर आपका जो जीवन है बिना जॉब के नश्वर हो जाएगा। जो आपने वादा किया था वो वादा भी नहीं रह पाएगा, है ना। क्लियर है। फिर पकौड़ा बेचना यही आपका रह जाएगा और आपके माता पिता भी कहेंगे ये मेरा बेटा है और पकौड़ा बेच रहा है। अब आप लोग डिसाइड करिए कि आपके माँ बाप आपको क्या कहना चाहते हैं, कि पकौड़ा बेचने वाला बनेगा या मेरा बेटा जॉब कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। ये आप पर डिपेंड करता है, आप बातें कर लीजिए चाहे पढ़ाई कर लीजिए। देखो दिया गया है निम्न में से कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है।
तो कर्ता में क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कर्ता में होता है ने, है ना, कर्ता ने। ऑप्शन क्या हो गया, बी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और दिया गया है क्या, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कर्ता कारक वाला वाक्य है। कर्ता कारक वाला वाक्य पूछा गया है, कर्ता कारक। तो देखो कर्ता तो आप लोग पहचान कर लेंगे, है ना, जो वाक्य के प्रारंभ में हो या कोई नाम हो, है ना। तो यहाँ पर आप कहेंगे मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, फिर दिया है शाम को मत आना, विभा को पुस्तक दे दो। अब आप बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो 20 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना, विभा को पुस्तक दो। शुद्ध आंसर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर देखो मोहन को जाना है, मोहन को जाना है, ये वाक्यकर्ता वाला कारक है। आपका जो आंसर है आपका नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, भूतकाल के कितने भेद होते हैं आपसे कह रहा है। यहाँ पर आंसर जो है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे भूत, और भूत जो होते हैं वो 6 प्रकार के भूत होते हैं, है ना, 6 प्रकार के भूत होते हैं। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। एक तो सामान्य भूत होता है ना, और एक पूर्ण रूप का भूत होता है अर्थात पूर्ण भूत होता है, एक अपूर्ण भूत होता है, एक आसन्न होता है, एक संदिग्ध होता है और एक होता है हेतु हेतु। तो आप कहेंगे सर 6 प्रकार के भूत होते हैं जिसमें से एक हम भी भूत होंगे, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भूतकाल में बदलना है, क्या भूतकाल में बदलना है, माँ सोती है। अब इसको क्या करना है, इस शब्द को भूत में ले चलना है। क्लियर है। नमस्ते भैया, नमस्ते, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो क्लास में। कह रहा है भूतकाल में बदलना है, माँ सोती है। अब यहाँ पर बड़ा आसान है, क्यों, क्योंकि भूतकाल की पहचान होती है था थी थे। अब था थी थे एक ही आपका लगा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यहाँ पर बताना है। चलिए, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाक्य में है। चलिए, आप न्यू स्टूडेंट नहीं हैं, काफ़ी दिनों से जुड़े हैं, है ना। भैया हम पहचान जाते हैं, आप क्या लगता है कि आप लोग इतनी भीड़ में हम आपको पहचान नहीं पाते हैं। अगर आप डेली कमेंट कर रहे हैं और हमारे चैनल से अगर आप डेली कमेंट कर रहे हैं तो भैया आपको हम पहचान लेंगे। 1 महीना बाद आओ, चाहे फिर 2 महीना या 1 साल बाद आओ, ठीक है, क्लियर है। चलिए हाँ, कुछ लोग नए हैं, जो लोग नए हैं वो जय हिंद लिख दीजिएगा। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाक्य में है, 23 नंबर में। तो यहाँ पर दिया गया है किस वाक्य में श्याम को पुस्तक पढ़नी है। तो आप कहेंगे सर श्याम को पुस्तक पढ़नी है, हम कह देते हैं इस क्लास में किसी का नाम लेकर कि उसको पुस्तक पढ़नी है, तो फोकस हो रहा है श्याम पर, है ना, श्याम पर फोकस हो रहा है, क्योंकि को शब्द लगाकर यहाँ पर फोकस कर दिया श्याम, अर्थात तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कृत्यवाच्य हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा, है ना। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वह पुस्तक पढ़ी जाती है। जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए और फोकस किया जाए किस पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं पुस्तक पढ़ी जाती है, अर्थात ये पुस्तक है और पुस्तक क्या है, संज्ञा की जगह आई है, और ये क्या है, एक प्रकार से कर्म हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर अब ये हो जाएगा कर्मवाच्य में, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से अव्यय शब्द आपको बताना है। अव्यय मतलब होता है जिसका व्यय ना कर सके, अर्थात जिसका नाम बिगाड़ ना सके, समझ रहे हैं। अव्यय मतलब उसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना, उसका नाम परिवर्तन या कुछ चाहे नाम बिगाड़ना तो नहीं कर सकते हैं। तो आप कहेंगे जैसे वर्तमान है, यहाँ पर नया है, तथा है और सुंदर है। तो याद रखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है सी नंबर तथा। तो तथा शब्द जो है ये समुच्चय बोधक है। जब कभी दो आपके वाक्य होते हैं तो समुच्चय बोधक के रूप में कार्य करता है। तो ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण भी कोई परिवर्तन ना कर पाए, तो इसे हम कहते हैं सी नंबर, है ना, और ये अपने मूल स्थिति में बना रहता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। यहाँ पर दिया है कि हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। यहाँ पर आपसे बताना है, रेखांकित को पहचानिए। प्रतिदिन जो आपका है क्या है, 26 नंबर में प्रतिदिन जो आपका है ये है क्या, उपसर्ग है क्या, या सर्वनाम है, ये कारक है या अव्यय है, इसको समझिए, इसका आंसर क्या है। तो भैया उपसर्ग तो हो नहीं सकता है, इतना बड़ा शब्द उपसर्ग नहीं हो सकता है ना, हो सकता है नहीं। इतना बड़ा शब्द जो प्रतिदिन है क्या सर्वनाम हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये कारक हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो कहेंगे सर जी बी नंबर लॉक कर दीजिए, और आपके जवाब को भी हम लॉक कर देते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यहाँ पर बताना है। चलिए यहाँ पर देखिए 27 नंबर दिया है और 27 की बात करते हैं तो ऑप्शन कहेंगे सर बिना परिवर्तन के,
तो भैया बिना परिवर्तन के होते हैं तत्सम, क्या कहते हैं तत्सम। और अगर परिवर्तन करके आते हैं, अगर परिवर्तन करके आते हैं तब क्या हो जाएगा, फिर क्या होगा, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा इसको बताइएगा। तभी कहते हैं कि क्लास में अगर बातें करोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसमें उपसर्ग है, आँखी क्लास में नहीं है, दिमाग बाहर है, तो कहाँ से पता चलेगा कि यहाँ पर 26 कहे हैं, और क्लास में सबसे ज़्यादा बातें कर रहे हो, है ना। और फिर बेइज्जती हम अच्छी वाली करते हैं, फिर यही कहोगे सर जी कि हम किसी दिन ऐसा गरिया के चले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा क्लास में रहो तो थोड़े से अच्छे रहो, क्लियर है। यहाँ पर प्रतिदिन दिया है, ये प्रतिदिन पूरा पूरा शब्द क्या उपसर्ग है क्या, उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग होता है किसी भी शब्दांश के पहले आता है। तो भैया पूरा पूरा शब्द क्या उपसर्ग होगा क्या, ये जो आपका शब्द सर्वनाम है क्या, प्रतिदिन कोई सर्वनाम है या कारक है। तो यहाँ पर क्या बचा ऑप्शन आपका बी नंबर, या अव्यय हो जाएगा, अर्थात हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। हम तो ये भी कह सकते हैं ना कि हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, इसका मतलब है प्रतिदिन अगर हम ना भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के, और भैया बिना किसी परिवर्तन के होते हैं, तत्सम होते हैं, जो शुद्ध होते हैं, है ना, क्लियर हो गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, यहाँ पर बताना इसका आंसर क्या है। कह रहा है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद बताना है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कौन सा भेद गलत दिया गया है। तो आपने हमेशा पढ़ा होगा 4 भेद, है ना, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 5 भेद पढ़ लिया होगा और वो प्रूफ देने वाले भी होंगे। और हमने कहा कि हमेशा आपको याद रखें, जब ये क्वेश्चन आए तो आप याद रखना उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद ही होते हैं। यहाँ पर तत्सम है, तद्भव है, देशज है और विदेशज है, लेकिन यौगिक आपका इसमें नहीं आता है। क्या, यौगिक आपका नहीं आता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। और अगर आपसे पूछे सर जी रचना या बनावट के आधार पर, अगर पूछे रचना या बनावट के आधार पर क्या होता है, तब आपके 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और दिया है अनुपम का पर्यायवाची शब्द इनमें से है क्या। अनुपम का पर्यायवाची पूछा है, और अनुपम का पर्यायवाची होता क्या है, तो आपके अनुपम या उसे बोलते हैं अद्भुत या अनूठा, या इसे अतुल्य कह सकते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो अद्वितीय शब्द दिया है वो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे दिया है कि कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है। असुर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, अब आप बताइए असुर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। चलिए, यहाँ पर दिया है या तो धान, सुरारी दिया है, धूमकेत दिया है और तमीरचर दिया है, इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर देना है आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है भैया, इसका जवाब दीजिएगा। चलिए, हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर दीजिए इसका आंसर क्या है। तो आप कहेंगे सर या तो धान है, सुरारी है, धूमकेत है और तमीचार भी है। याद रखिए सही पर्यायवाची इसमें से क्या क्या हो सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ सड़बड़ है। क्या, यहाँ पर असुर का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है। तो देखो या तो धान होता है, यहाँ पर सुरारी होता है, ठीक है ना, यहाँ पर तमीरचर होता है, तो एक बचा है यहाँ पर आपका धूमकेत है। क्या है, यहाँ पर धूमकेत आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अनुरूप का विलोम क्या होता है। अनुरूप दिया है और अनुरूप का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे अनुरूप का हो जाएगा प्रतिरूप। क्या हो जाएगा, प्रतिरूप हो जाएगा। प्रतिरूप कहाँ पर है, तो प्रतिरूप ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। हाँ ये देखो ऊपर नीचे हो गया है, बाकी याद रखिए इसको सी कर लीजिए, इसको भी कर लीजिए, तो ये प्रतिरूप होता है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है किसके अनुरूप, मतलब क्या होता है कि ये किसके अनुरूप है, तो अनुरूप का हो गया उसका प्रतिरूप, तो इसका आंसर आपका सी बना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है अर्जन शब्द का अर्थ क्या होता है। अर्जन का अर्थ क्या होता है, चलिए, अनुरूप का मतलब होता है सदृश या समान या योग्य या उपयुक्त, और प्रतिरूप मतलब होता है जो नकली होता है या जाली होता है या कृत्रिम होता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 32 में अर्जन शब्द का विलोम क्या है। और अर्जन मतलब जानते हो, जब हम लोग कमाते हैं तो कहते हैं अर्जन है, तो आप कहेंगे भैया खर्चा भी तो बहुत होता है, और खर्चा होता है तो आप कहेंगे बयान हो जाएगा, अर्जन और बयान, आपका आंसर आपका बी हो गया, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ आपको बताना है। यहाँ पर दिया है अजन्मा, इसका दूसरा अर्थ बताना है। अजन्मा का दूसरा अर्थ इनमें से क्या हो सकता है, तो अजन्मा मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ है, तो आजीवन तो होगा नहीं, आजन्म शब्द तो आजन्म होगा नहीं, निर्भीक नहीं होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर ईश्वर। अज का अर्थ होता है ना, अज का अर्थ अजन्मा है,
अर्थात जिसका जन्म ना हुआ हो, इसे ईश्वर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर का भी जन्म नहीं माना गया है। आज शब्द का अर्थ ब्रह्मा और बकरा भी होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आविर्भाव का समानार्थी आपसे पूछा गया है। आविर्भाव का समानार्थी, आविर्भाव और क्या होता है? यहाँ पर आविर्भाव मतलब होता है अवतरण। क्या होता है? अवतरण होता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाए आपका डी नंबर है। लेकिन अगर विलोम पूछ लेता कि आविर्भाव का विलोम क्या है, तो आप ये हमेशा पढ़े होंगे, आविर्भाव का विलोम तिरोभाव। क्या होता है? तिरोभाव होता है, याद रखिएगा। अगर विलोम पूछ ले तो तिरोभाव। समानार्थी अर्थात ये हो जाएगा अवतरण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अज्ञ का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर देखो दिया है अज्ञ का अर्थ इनमें से क्या है। अज्ञ मतलब क्या होता है? चलिए ये बताएंगे तभी मानेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बड़ा कन्फ्यूज करेगा। ये बताइएगा अज्ञ का अर्थ इनमें से होता क्या है। तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर जो आंसर आ रहा है बी नंबर, जो सब कुछ जानता है। और यहाँ पर दिया है जो कुछ भी नहीं जानता है। चलो, जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं, जो थोड़ा बहुत जानता है उसको अल्पज्ञ कहते हैं। लेकिन अज्ञ और विज्ञ, अज्ञ मतलब होता है अनपढ़। क्या होता है? अनपढ़ होता है। जो कुछ भी नहीं जानता है उसे अज्ञ कहते हैं, जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और दिया है अथाह। क्या दिया है? अथाह शब्द का एक वाक्य। अथाह मतलब क्या होता है? अथाह शब्द के लिए होता है जिसकी गहराई नापी ना जा सके। बोलते ना कि समुद्र अथाह गहरा है। अथाह मतलब होता है जिसकी गहराई को हम नाप ना सकें। तो जब नाप नहीं सकते हैं, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर, जिसकी गहराई नापी ना जा सकी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे अक्ल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ आपका है क्या? अक्ल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो मूर्ख बन जाना नहीं बनेगा, अपमानक जनक बात करना ये भी नहीं होगा। यहाँ पर हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना। याद रखिए, इसका आंसर है सही हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अब ये नंबर तो नहीं होगा कि अगले पर पत्थर पड़ना मतलब मूर्ख बन जाना, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ठीक है ना, बोलते दिमाग बिल्कुल भ्रष्ट हो गया, बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है ना, पत्थर बन गया है। तो यहाँ पर याद रखिए, इसका आपको सी आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है अंगूठा दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ आपका है क्या? यहाँ पर देखिए, अंगूठा दिखाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अंगूठा दिखाना मतलब क्या होता है? सहमत होना नहीं होता है, जीत जाना नहीं होता है, यहाँ पर उत्तीर्ण होना ये भी नहीं होगा। तो बच्चा क्या होना है? धोखा देना। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी नंबर, धोखा देना होता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ऐसन बात काबर करथो का अर्थ क्या होता है। चलिए, ऐसन बात काबर करथो मतलब इसका अर्थ पूछा है कि ऐसी बात क्यों नहीं करते या ऐसी बात क्यों करते हो। तो यहाँ पर याद रखिए, ऐसी बात कारब करथो, करथो मतलब करता है, इसका मतलब है ऐसी बात क्यों करते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अप्रीतम शब्द का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। अप्रीतम शब्द का अर्थ पूछा गया है, अप्रीतम का सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, अप्रतिम, अच्छा अप्रतिम दिया गया है। अप्रतिम मतलब होता है बेजोड़। क्या होता है? बेजोड़ होता है, इसको ऑप्शन सी बनेगा, बेजोड़ बनेगा। ठीक है, याद रखिए, अप्रीतम, अप्रीतम मतलब होता है बेजोड़, बोलते हैं ना इसका कोई जोड़ नहीं है। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर 41 नंबर में। तो भैया संयोग दिया है और संयोग का हो जाएगा समधन योग। तो समधन योग मतलब ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो आप कहेंगे प्रतिधन एक, इसका मतलब ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, प्रतिधन एक हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। चलिए भाई, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 43, किसी से भी गलत नहीं होना चाहिए। अब आप बताइए क्या आंसर यहाँ पर दिया जाए। चलो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 43 का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर आपका डी नंबर है। देखो, हमने आपको बताया था कि भैया जो प्रत्यय होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है क्या, यहाँ पर कृदंत, और दूसरा कौन होता है, दूसरा कौन सा होता है, तो दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। क्या बोलते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो कृदंत होता है वो का से कृदंत और का से क्रिया। तो याद रखिएगा कि का से अगर कोई क्रिया होती है और क्रिया में कोई प्रत्यय लगा है तो वो कृदंत होता है। लेकिन अगर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद अगर कोई प्रत्यय लगता है तो वो तद्धित होता है, याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पर दिया है मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका
यहाँ पर दिया है 44। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब यहाँ पर आप कहेंगे सर मिलाप दिया है और देखा जाए तो यहाँ पर प्रत्यय है कौन सा? आप है। क्या है? आप है। तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका बन जाएगा कौन? आप, बी नंबर हो जाएगा। बाकी देखो जाए मिलना क्या है? तो क्रिया है ना? क्या है? क्रिया है। तो ये कृदंत प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? यहाँ पर देखो आपका आंसर क्या बनेगा। तो आप कहेंगे सर स्वर संधि तो भैया 5 प्रकार की होती है। अब ये 5 प्रकार की कौन सी होती हैं? तो आप कहेंगे सर डी नंबर इसका हो जाएगा 5 प्रकार से। हमने ट्रिक आपको बताया था क्रम से याद रखने का और ट्रिक के माध्यम से। हमने आप बताया था दिग अयादि, है ना? क्या बताया था? दिग, यहाँ पर अयादि होता है ना, तो भैया आप लोग दिग अयादि कर लीजिए। यहाँ पर अयादि, दिग अयादि, अयादि। तो देखो यहाँ पर दीर्घ हो जाता है, गुण हो जाता है, और अयादि को वयादि, व मतलब हो जाएगा वृद्धि, फिर ऋण संधि, फिर आपका हो जाएगा कौन सा? पूरी की पूरी आपकी हो जाती है तो अयादि बन जाती है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये आपके 5 हो जाएंगे। बाकी अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गायक में संधि कौन सी है? गायक में संधि कौन सी है? यहाँ पर देखिए गायक में संधि, तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन मरेगा? चलिए यहाँ पर देखिए 46 नंबर में, तो यहाँ पर गायक का हो जाता है कौन? गा धन यक बनेगा क्या? यहाँ पर ये तो होगा नहीं, इक हो नहीं सकता है। यहाँ पर गै धन अक बनेगा। याद रखिए जब अ की मात्रा के साथ कोई भिन्न स्वर आता है, अ की मात्रा के साथ कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ये होता है कौन? यहाँ पर संधि बताना है आपको, ये है आपकी अयादि संधि। क्या हो गई? ये अयादि संधि होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सर गो हो चाहिए मतलब कहाँ गो होना चाहिए? गै धना को होता है, कहाँ गो धना? वो कहाँ पढ़ रही हो भैया? गायक का संविच्छेद जो होता है वो आपका होता है गै धन अक होता है, ठीक है। याद रखिए ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, है ना, ओ की मात्रा, ये आपकी ए, ऐ, ओ, औ ये होते हैं, तो गै धन अक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है यथा विधि में समास क्या है? यहाँ पर दिया है यथा विधि में समास क्या है। तो यहाँ पर यथा विधि में यथा शब्द क्या है? स्त्रा शब्द दिया है, अर्थात ये है उपसर्ग। और जिस भी समास में उपसर्ग लग जाए, तो जिस भी समास में उपसर्ग लग जाए तो वो होता है अव्ययी भाव समास होता है। यहाँ पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है? कौन सा में कुछ में भी अव्ययी भाव समास नहीं है? यहाँ पर देखिएगा। तो आप कहेंगे सर अव्ययी भाव समास नहीं है, या यहाँ पर देखो ये उपसर्ग है, प्रतिमाह में प्रति उपसर्ग है, प्रतिदिन में आपका प्रति उपसर्ग है, और आय और व्यय, है ना, आय व्यय तो बना रहता है। आप कहेंगे इसमें तो आपका द्वंद्व समास है। क्या है? आपका द्वंद्व समास है, तो आपका आंसर डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। अब आपको बताना है कि अर्थ के आधार पर, हमने कहा था आ से अर्थ और आ से 8, यहाँ पर देखिए आपका आंसर डी हो जाएगा। ये 8 प्रकार के होते हैं, है ना। और 8 प्रकार में जैसे विधि है, निषेध है, प्रश्नवाचक है, आज्ञा है, विस्मयादि है, संदेह है, इच्छा है और संकेत, ये आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? यहाँ पर जवाब देना है। आँखों में नींदें बहुत हैं। चलिए, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से करेंगे भैया आप लोग? 8 प्रकार से करेंगे। अच्छा, 3 प्रकार से करेंगे। चलो अच्छा, अगर 3 प्रकार से कर रहे हो तो आप 3 प्रकार बता दो, हम जान जाएंगे कि आपने सही बताया है। वाक्यों को अगर आप 3 प्रकार से कर रहे हैं तो बताइए कौन कौन होते हैं। चलो, 4 प्रकार तो ऑप्शन में नहीं है, तो भी हम लोग अपने हिसाब से कैसे कर दें भाई? चलो देखो, यहाँ पर आंसर आपका जो बनेगा वो आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा कि भैया वाक्यों का जो वर्गीकरण है वो 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? तो आपके 2 प्रकार से होता है, रचना या स्वरूप की दृष्टि से, और दूसरा होता है अर्थ की दृष्टि से, ठीक है। रचना की दृष्टि से और दूसरा होता है अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से जो आपका होता है उसके भी 3 पार्ट हो जाते हैं, और ये 3 पार्ट होते हैं कौन? साधारण, मिश्र और संयुक्त। और अर्थ वाला तो अभी हमने बताया ही था कि अर्थ वाले में 8 होते हैं, विधि, निषेध, आज्ञा, प्रश्नवाचक, विस्मय, संदेह, इच्छा और संकेत। क्लियर है? नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपकी इस प्रकार से कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा, और नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्लियर है? धन्यवाद। आइए अगली क्लास में जल्दी से।